नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों, आज फिर एक संडे और संडे को आपको इंतज़ार होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा एपिसोड जिसका नाम है जीने की राह। जीने की राह में मैं या तो पिछले दिनों के हीरो को दिखाता हूँ या वर्तमान के दिनों को ऐसे हीरो को दिखाता हूँ जो समाज के लिए प्रेरणादायक थे या अभी हैं। पिछले एपिसोड में मैंने एक ऐसे रिटायर्ड शिक्षक की कहानी आपको बताया था जो बहुत ही इंस्पिरेशन थी और सभी ने उन एपिसोड को सराहा। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जीने की राह में आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे शख्स के सामने जो अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग बहुत ही मुफलिसी में गुजारे हैं। बहुत ही सीमित संसाधन में उन्होंने बहुत ही बड़ा टारगेट लेके चले और आज मेरे हिसाब से वो शिखर की तरफ अग्रसर हैं। और इनकी कहानी सुनने पे मुझे लगता है कि हजारों माँ बाप, हजारों बच्चे इनकी कहानी से प्रेरित होकर अपने बच्चे को इनके पद चिन्ह पे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक इंसान की तरफ जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए चलते हैं, ठीक उन्हीं से जानते हैं उनके दिन का हाल। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उन्हीं महान शख्स से जो वर्तमान में सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक हैं। और मैं उनसे ये सवाल का जखीरा लेके आया हूँ। ये सभी सवाल पूछूंगा और आज हर एक सवाल का वो जवाब देंगे जो क्लास के दौरान ये अपने बच्चों से नहीं बात कर पा रहे थे। उन बच्चों के लिए भी ये कहानी देखना और सुनना चाहिए, और केवल बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को भी ये जवाब देखना चाहिए और सुनना चाहिए ताकि वो भी प्रेरित होकर इन्हीं के पद चिन्हों पे आगे चलें और अपने बच्चों को प्रेरित करें। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। नहीं, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। थैंक यू सर। ये सवालों के जखीरा से मैं पहला सवाल आप पे दागने वाला हूँ और दागने वाला हूँ कि आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका परिचय में होगा आपका नाम, मम्मी पापा, भाई बहन, आप कहाँ रह रहे हैं वर्तमान में। जी, विजय पाल नाम है और विजय है ना, प्यार से लोग कहते हैं जी, है ना। और मम्मी पापा के साथ है ना रहता हूँ और साथ में अभी दो सिस्टर जी है ना जिनकी शादी हो चुकी है। दो छोटे भाई हैं। एक अभी एमए में भी एडमिशन ले रहे हैं और दूसरा बीएससी कर रहा है ना, कैलाश सुदेश। और साथ में वो दुकान भी देखते हैं, ये हमारा जो स्टेशनरी की शॉप है। जी जी, हाँ, जिससे कि वो घूमने का समय ना मिले। अच्छा अच्छा, तो ये किस नाम से दुकान है और किस कैलाश दुकान है? कॉपी किताब की। मतलब मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो भी इससे जुड़े रहें। जी जी जी, बहुत खूब सोच है आपकी। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक से लेकर अभी तक की शिक्षा आपने कहाँ से पाई है? मेरी शिक्षा जो है ना 8th तक की जो रही मेरी, वो भदीपुरा में यहाँ पर जो विद्यालय है गवर्नमेंट है ना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वहाँ से 5th तक की हुई। फिर माध्यमिक विद्यालय जो है वहाँ 8th तक की शिक्षा 6 ईयर तक वही हुई गवर्नमेंट से ही। वहीं से मैंने कई स्कॉलरशिप एग्जाम जैसे क्वालिफाई उस समय से किए। फिर उस स्कॉलरशिप के सहारे जो पढ़ाई है मेरी 9th से लेकर के 12th तक की सरस्वती विद्या मंदिर आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर से हुई है ना। तो ये स्कॉलरशिप आपको 8th क्लास से मिलने लग गया? जी जी जी, उसी के सहारे मैंने वहां से पढ़ाई की। अरे वाह, यानी कि आप क्लास 8 से अपनी मम्मी पापा के ऊपर ज्यादा वर्डन नहीं डाले। हाँ, मतलब कोशिश ये थी कि अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए कहीं ना कहीं। और उसमें वहाँ के शिक्षकों का, जैसे श्रीमती कलावती भट्ट मैम हुई, अनामिका मैम हुई, कुसुम मैम हुई, उनका योगदान रहा। और मिस्टर प्रशांत गंगवार जी भैया भी हैं, बड़े भैया भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, और उनके पद चिन्हों पे हम भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों का बड़ा योगदान रहा उस समय। तो सर, क्लास 8 से क्या अभी भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है? बिल्कुल। कौन सा ऐसा स्कॉलरशिप है जो क्लास 8 के बच्चे पा सकते हैं, यदि आप बताना चाहें? बिल्कुल। ये देखिए, उस समय होता था राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतिभा के नाम से। जी जी, ये एग्जाम हुआ करता था। अब इसका नाम NMMS कर दिया गया है। ये एक केंद्रीय स्तर पे हो गई। उसके अलावा ये डॉक्टर शिवानंद नौटियाल करके राज्य स्तर पे भी इसकी है ना कराई जाती है। उसमें 1 टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ जिसका पहले नाम NTSC था, है ना, राष्ट्रीय एकीकृत प्रतिभा खोज परीक्षा, जी जी, है ना, जो कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो इनमें 1000 रुपीज पर मंथ मिलती थी स्कॉलरशिप। पहले 600 थी, अब 1000 रुपए मिलने लगे। हाँ, तो बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। बच्चों, आप लोग भी यदि सुन रहे हो तो ये स्कॉलरशिप का लाभ जरूर उठाएं ताकि आपके मम्मी पापा के ऊपर भी
ज्यादा बोझ ना पड़े, हाँ। वो भी कहीं सोचने को मजबूर ना हो जाए कि मैं कहाँ से पैसा लाऊं और इनको पढ़ाऊं। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड। तो इसके बाद में फिर बहुत खूब बच्चों। इसके बाद में फिर कॉलेज मेरा सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर से हुआ। जी जी यहाँ से मैंने यूजी किया, जी। पीजी डीएसबी कैंपस नैनीताल से किया। उसके बाद में फिर बीएड, है ना। अभी कोशिश है कि मैं उच्च शिक्षा में, अभी नेट की चल रही है तैयारी जेआरएफ की, तो उच्च शिक्षा में, है ना, कदम रखा जाए, ठीक से जमाया जाए, मतलब उसकी तैयारी है। आपने मास्टर किस सब्जेक्ट से किए सर? सांख्यिकी, सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स जी। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, अगला सवाल है सर आपके लिए, आपकी मंजिल कहाँ है? आप अपने आप को कहाँ, किस शिखर तक देखना चाहते हैं? देखिए शिखर क्या, मेरा जैसे शुरू में एक अनिल सिंह मैम थी, उन्होंने मेरे को एक बार स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बन जाओ, सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति बनो, एक अच्छा नागरिक बनो कहीं ना बहुत कहीं, है ना। बहुत नेक्स्ट होता है ना। तो मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक बना जाए, बाकी चीजें साथ में चलती रहती हैं। तो एक अच्छे नागरिक के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं कहीं ना कहीं वो करते हुए, तो अभी मेरा वैसे अभी जो पहला पड़ाव है कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उच्च शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में ही रहूँ, और उसके साथ ही कुछ, है ना, सिविल सेवा की कुछ ऐसी गेस्टेड पोस्ट के लिए भी अभी प्रयासरत हूँ, लेकिन पहला ये। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब सर। देखिए पढ़ाई तो हर एक कॉलेज में सीट फुल हो जाता है, पढ़ते सभी हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें से नेकदिल इंसान कम बनते हैं। आपने ये नेकदिल इंसान बनने की ठानी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप किस कक्षा में थे जब ट्यूशन पढ़ाने लग गए? मैं उसमें 9th क्लास में था। केवल 9th क्लास में थे जब बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाने लग गए थे? हाँ, बहुत अच्छी बात। और वो जो 9th के बच्चे आज तक, आजकल के 9th के बच्चे पढ़ना नहीं चाहता, और आप ऐसे हैं कि 9th के बच्चे रहे हैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ट्यूशन पढ़ाने लगते। बहुत हाँ, मतलब उसमें ये था कि मैं अपनी क्लास वालों को भी जैसे पढ़ाता रहता था जी जी, और जो छोटी क्लास के हैं उनको तो पढ़ाया ही। और लगभग मतलब उसके बाद से ये 2013 में सिलसिला शुरू हुआ, 12-13 में। उसके बाद से लगातार मतलब जो 8th क्लास के बच्चे हैं, नीडेड, जिनको नीड है, जरूरतमंद है, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनको तब से लेकर के आज तक हर साल निःशुल्क समय देना मेरा चलता है। निःशुल्क उनको मैं समय देता हूँ। मतलब एक बैच जो है मेरा हर साल लगभग, चाहे उनको मैं जितने भी दिन पढ़ाऊं, जी जी, लेकिन वो एक बैच मेरा हर साल निःशुल्क रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी ये बच्चे उसी में के। अरे वाह, आप लोग बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। तो यदि दोस्तों मेरे इस ब्लॉग को आप लोग देख रहे हो तो ये नेकदिल इंसान, नेकदिल शिक्षक की बात सुनो। तो विजय सर, अगला क्वेश्चन जो आपसे है वो है, अभी तक की जर्नी में कोई एक ऐसी घटना आपको जो प्रेरित करता है आगे बढ़ते रहने के लिए, ऐसी घटना आपको बताना है। ये पहली घटना जो मतलब एक मैं कहूँगा कि मेरे लिए ना बड़ी सफलता थी, भला मतलब एक्साइटेड मोमेंट जो मेरे को मिला, वो मेरा यही था जो मैंने बताया आपको, एनटीएससी का जो मैंने उस समय एग्जाम क्वालिफाई किया था। वो मेरे लिए पहली उपलब्धि थी। जी जी। और सही बताऊं, उसमें उस समय उसने आपका हौसला बढ़ा दिया। हौसला बहुत बढ़ाया, मतलब, है ना। उसमें 600 रुपये उसमें मिलती थी स्कॉलरशिप, लेकिन उसमें एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अब आप आगे की शिक्षा किसी गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने सुना था एक विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर की बहुत डिसिप्लिन है, तो मैंने कहा कि वहीं जाया जाए। स्कॉलरशिप फिर भी मेरे को नहीं मिली थी। अच्छा, स्कॉलरशिप आपने छोड़ दिए थे? जी, छोड़ दी। इस स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उस स्कूल में जाने के लिए? जी जी, क्योंकि उसमें जो प्रशांत भैया का मैंने जिक्र किया, वो उसी में पढ़े थे, तो उन्होंने कहा बहुत डिसिप्लिन है। मैंने भी सुना था, बड़ी तारीफ सुनी थी, तो मैंने कहा देखा जाए जा करके। अच्छा। हाँ, तो वो स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, लेकिन एक भोर संस्था है करके रुद्रपुर में, है ना, उसमें संचालित होती थी, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो क्वालिफाई किया। तो मेरी कॉपी किताब का खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा उन्होंने दिया था। अरे वाह, बहुत खूब। बहुत ऐसी संस्था, देखिए ऐसी संस्था ही गरीब तबके के बच्चों को ऊपर ले जाने में मदद करती है। आप जैसे मुझे बता रहे हैं इस संस्था के बारे में, वो यदि नहीं होता तो हो सकता है आपकी मंजिल और थोड़ी कठिन हो जाती, यहाँ तक कि सफर मुश्किल हो जाता, लेकिन उसने आपका रास्ता आसान कर दिया। थैंक यू संस्था के लिए भी। अगला क्वेश्चन है सर, आपने इतना मुश्किल सांख्यिकी सब्जेक्ट चुने हैं, इतना मुश्किल सब्जेक्ट ही क्यों चुने आपने? कुल मिलाकर के, जैसे जब मैं क्लास 5th में था, 4th 5th में, तो मुझे याद है एक शशि दीदी थी हमारे वहाँ विद्यालय में, पढ़ाने आती थी। ठीक। तो क्या था ना, मेरे को मैथ्स की कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी। मेरा क्या रहता था उसके पीछे क्यों, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों, मतलब किसी चीज में अगर एलसीएम लेना है तो क्यों लेना है, एचसीएफ लेना है तो क्यों लेना है।
है ना, दोनों में एक ही चीज क्यों नहीं कर देते, सवाल का पीछे क्या लॉजिक है। तो वहां से कहीं ना कहीं लगा, और मुझे ही नहीं मतलब बहुत से लोगों को दिक्कत होती थी, उन्होंने बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद में जाकर के मुझे ना उन चीज़ों में बड़ी रुचि आने लगी। और घर में क्योंकि है ना मैं ही पढ़ने वाला था बड़ा, और बाकी तो जैसे बड़ी दीदी थी वो पढ़ती थी, और बाकी मतलब कोई ऐसा पढ़ा लिखा इतना वो माहौल नहीं था, लेकिन किताबें लेके बैठना था, पापा कहते थे तो बैठना था, और वो पढ़ाते भी थे। उनकी वैसी एकेडमिक कोई एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है, टेबल लर्न कराना, जो भी कुछ है सब कुछ, अरे वाह, ये लगा लीजिए, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां से कहीं ना कहीं मेरे को क्रेज हुआ कि नहीं, मेरे को मैथ्स में ही कुछ करना है ना। तो उसका तो फिर चस्का चढ़ता गया और हो गया। सर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, यदि बच्चे को मौका मिले तो क्लास पहला से ही पढ़ना छोड़ दे, मुश्किल है याद करना, उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने इतने ऊपर तक, इतने आगे तक मैथ के लिए लगे हुए, अभी तक मैथ में ही आप अपना करियर बनाना देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, आज भी जैसे ना कहीं पर जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, जी तो जी, उनमें ये नहीं देखता कि वो मैथ्स में कितना अच्छा है। मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं अच्छा रहता। बनाने पे काम तो आपका है। हाँ, इसीलिए मैं कहता वो हूँ अच्छा रहेंगे तो आपके पास आएंगे ही क्यों, एग्जैक्टली घर बैठ के अपना सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो जैसे लोगों का होता है ना कि एंट्रेंस लिया, फिर जो सिलेक्ट हुए वो आए, मेरे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया ना, मेरे पास जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाने को राजी है, दृढ़ इच्छा से आ गया, जी जी, तो अब मेरा काम है कि मतलब उसको बेहतर बनाया जाए, उसको निखारा जाए, क्योंकि उसके अंदर है, बस निकालना है। वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत नेक सोच है आपकी। अब मैं आ गया हूँ ऐसे क्वेश्चन में जो कहता है कि आप अपने बेस्ट 5 दोस्तों को नाम बताएंगे, और हाँ यदि आप चाहें तो 5 से 7 भी कर सकते हैं। जी देखिए, श्रृंखला तो वैसे बहुत लंबी है दोस्तों की, क्योंकि सभी का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है बिल्कुल 5 की। बिल्कुल, जैसे कि एक मेरा दोस्त जो छोटी क्लास में मेरे साथ रहा, उमेश मौर्य करके, जी है जी, ना, तो जब भी जरूरत होती है मतलब उनको सोचना नहीं पड़ता मुझे कि किस टाइम पे फोन करूं, कभी भी फोन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये उमेश मौर्य जी 2 हैं, एक मेरे से सीनियर हैं, है ना, तो भैया हैं, है ना, उनको भी है ना, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे एक चंदन खरवार बहुत अच्छे दोस्त हैं, निखिल जी हैं, जी जी, साहिब हैं, ऐसे मतलब कई मित्र हैं, लंबी श्रृंखला है, अमित जी हैं, तो सभी से अच्छा चलता रहता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने चाहता हूं और जो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो देखिए कितना, बच्चों ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आपकी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए संभव कैसे हुआ ये इतना लंबा सफर, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी? क्या ऐसी चीज थी जो आपको प्रेरित करता नहीं मुझे पढ़ना है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज पहली चीज ये थी कि मैं अपनी फैमिली में देखता था कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ एकेडमिक है ना, तो इनसे पहले हाँ इनके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हाँ मतलब काम सभी करते थे, लेकिन यदि आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा थोड़ा कम था या नहीं था, आप कैसे? हाँ मतलब मेरी दादा दादी की फैमिली की तरफ से भी, नाना नानी की फैमिली की तरफ से, उधर सब में से। अरे वाह, तो अभी तक का अगर देखा जाए तो पढ़ाई के स्तर से अगर वैसे देखा जाए तो क्वालिफिकेशन में अभी तक मतलब मैं ही कर रहा हूँ। अरे वाह, फैमिली में जी, अब फिर छोटे भाई बहनों को पीछे पीछे ला रहा हूँ, है ना सर। शिक्षा की लॉ उनमें भी आपने जगह दिया, अलग जगह दी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सिस्टर है वो ग्रेजुएट अभी और बाकी चीजें कर रही है, अभी बीएड करेगी, जो भी है। छोटा वाला भाई है वो मास्टर डिग्री कर रहा है, उससे छोटा वाला बीएससी कर रहा है। तो मतलब जैसे शुरुआती पीढ़ी में शिक्षा का अभाव था, वैसे ही आपसे नीचे और आपसे शुरू हो गया ये शिक्षा की लौ, जो अभी तक खूब जल रही है। नहीं बिल्कुल सर, तो इसमें जैसे शुरू में मैं तो जैसे पढ़ाता भी था ना उस समय, जी जी, तो कई बार लोग कहते थे कि फ्री क्यों पढ़ाते हो, है ना, कि तुम्हें तो जरूरत है पैसे की। तो मैंने कहा हाँ जरूरत है, लेकिन इतनी नहीं, हो जाती है, तो ठीक चलता रहा। सर एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वो है कि एक आंकड़े के मुताबिक, सरकारी आंकड़ा है ये, सांसद में ये आंकड़ा जारी किया गया है, एक आंकड़े के मुताबिक साल 2019 से लेके साल 2023 तक लगभग 35,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। बिल्कुल, और इन छात्रों में ऐसे छात्र भी शामिल हैं जिनको नीट में एडमिशन मिल गया, जो नीट के स्टूडेंट थे, जिनको आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वो छात्र भी सुसाइड किया है। तो आपकी निगाह में, आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें इस रास्ते पे जाने से बच्चों को बचाना चाहिए, और पेरेंट्स से भी आप यदि कुछ अपील करना चाहें इस बारे में तो कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो वहाँ पर जाकर के है ना छात्र लोग तैयारी करते हैं, छात्र छात्राएं, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि
पेरेंट्स का भी एक प्रेशर रहता है। मेरे हिसाब से क्या है ना कि एम में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको एक चीज नहीं मिल रही है तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए, है ना सर। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि अगर एक नहीं, ये नहीं तो ये सही, है ना। हाँ, मतलब ये है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए, लेकिन ये है कि उसके लिए हम अपनी जान गंवा दें, ये तो नहीं, नहीं है ना। ये है ना, ईश्वर ने हमको इतनी, है ना, अद्भुत जो कृति जो हमें, है ना, भेजा है इस धरती पर किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए। ऐसी मामूली बात पे तो हम नहीं दे सकते। जी जी बिल्कुल। और एक पेरेंट्स की भी आप सोचें, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले दिन से कॉलेज तक भेजने के लिए कितना मुश्किल दौर से गुजरते हैं। बिल्कुल, पूरी यहाँ तक कि अपने पर्सनल ख्वाहिश को वो दफन कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चे आईआईटी और नीट निकालने के बाद भी यदि इस रास्ते पे चल जाता है तो बहुत ही दुखद है ये। नहीं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक तो एम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज ये है कि उनको मतलब थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करके, जैसे पेरेंट्स का भी ये रहता है ना कि तुम्हें करना ही है, जी जी, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ जाता है। अब बच्चा वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि पेरेंट्स ने इतना खर्चा कर दिया, तो वो मतलब पेरेंट्स को ये भी रहना चाहिए कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। जी जी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक वो है ना साइकोलॉजिकल जो चीजें। तो विजय सर, अब एक हल्का फुल्का सवाल है आपके लिए, और वो है कि विजय बाबू अपनी मम्मी पापा को बहू लाके कब दे रहे हैं, यानी कि आप शादी कब करने वाले हैं? सर अभी पहला तो ये है कि खुद सेटल हुआ जाए, है ना, और अभी 1-2 साल का समय लिया जाए आराम से, है ना? जी जी, क्योंकि है ना वो जिंदगी का सवाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा समय लेकर के फिर अभी विचार करेंगे। अभी बस मेन जो अभी उद्देश्य है वो थोड़ा सा सेटल होने का है, कहीं ना कहीं कुछ जॉब अच्छा कुछ मिले, है ना, उसके बाद फिर इस पे सोचा जाए। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बारे में आप अभी सोच ही नहीं रहे? नहीं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, अभी आप नहीं सोच रहे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब नए साल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक और बच्चों को, ताकि वो सालों साल आपकी तरह ही पढ़ता रहे और अपनी मंजिल पाने तक पढ़ता रहे? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये चाहता हूँ, जो जिसको भी पढ़ाता हूँ या जिससे भी मिलता हूँ, मैं तो कहता हूँ आप मेरे से बेहतर करो। जितना मैंने किया है, आप नई पीढ़ी के हो, आप मेरे से एडवांस वर्जन हो, तो आप और अच्छा कर सकते हो कहीं ना कहीं, है ना? बहुत खूब। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने ऐसा देखा, जैसे कई चीजें जो मुझे लगती थी कि नहीं ये नहीं हो सकती, लेकिन वो हुई और मैंने की, है ना। कई जगह आती हैं ऐसी अटकलें, तो मतलब एक लक्ष्य को लेकर के निर्धारित करके आप अगर प्रयास करते रहें, है ना, मंजिल मिलेगी। सतत प्रयास होने चाहिए। सतत प्रयास करोगे मंजिल मिलेगी, और जरूर मिलेगी, है ना। तो है ना, बस ये है कि मतलब बच्चों को मोटिवेट करते रहें पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेस फील ना करें, साइकोलॉजिकल उनसे बात करते रहें, समय दें, बस यही चीजें हैं। चलिए ठीक है। अब इंटरटेनमेंट से चलते हैं। एक इंसान होने के नाते बोर तो होते ही होंगे, एक इंसान होने के नाते थोड़ा ही सही स्ट्रेस आप पे भी आता होगा, लेकिन ये जो अगला क्वेश्चन है ना, मैं ये राज जानना चाहता हूं कि इस स्ट्रेस से बाहर आप कैसे निकलते हैं, ये यदि दर्शकों को बताना चाहें। मेरा पहला क्वेश्चन है आपका पसंदीदा, और हाँ, इसमें आप केवल एक का नाम लेंगे, हो सकता है एक से ज्यादा आपको पसंद हो, लेकिन नाम आपको यहाँ पे बेस्ट वन का लेना है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। पहला क्वेश्चन है सर, आपके पसंदीदा खिलाड़ी, ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो, इसमें कोई बैरियर नहीं है कि अपने देश के खिलाड़ी को ही आपको पसंद करना है। जी, सचिन सर को मैं काफी पसंद करता हूँ काफी टाइम से, क्योंकि है ना वो, है ना, क्रिकेट में भगवान जैसे छोटे से हमने देखा उनको खेलते हुए, है ना। जी जी, तो सचिन आपको पहले पसंद है? सचिन तेंदुलकर। जी जी सचिन, बहुत खूब बहुत खूब, मेरा भी सचिन पसंदीदा खिलाड़ी में से एक है। अरे वाह। अच्छा, अगला है कि आपके पसंद का एक्टर कौन है? ये एक्टर किसी भी भाषा के हो सकते हैं। जी, वैसे तो मैं ज्यादातर रजनीकांत जी को पसंद करता हूँ, है ना। वेरी गुड। हाँ, रजनीकांत मेरे भी पसंद के है, साउथ। हाँ, मतलब ये मैं फिल्में कम देखता हूँ। जी जी, है ना, बहुत कम। हमारे घर में अभी भी टीवी चलता नहीं है 2015 के बाद से। अभी तक टीवी नहीं चल रहा है आपके घर में? टीवी है ही नहीं? टीवी रखा है लेकिन बंद रहता है, और वो भी रखा रहता है पापा के कमरे में। अरे वाह वाह, है ना, लेकिन बंद करीब, जैसे कभी दीदी या कोई मेहमान आए तो कभी चल जाता था पहले, लेकिन अभी तो वो बंद ही पड़ा है काफी समय से। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं देखता घर में। वेरी गुड। अगला, आपके पसंदीदा हीरोइन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? हीरोइन को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। किसी एक का नाम तो लेना पड़ेगा सर। नहीं, इतना कुछ बेसिकली जैसे
कंगना रनौत जी हैं या फिर है ना अनुष्का मैम है, ये लोग जैसे जो कहीं ना कहीं सिंपल सिटी में अपने काम करते हैं और हाँ, परफेक्टली करते हैं। हाँ मतलब इस तरह ताम के झाम लोग- से दूर रह के अपने काम पे फोकस करके हाँ फोकस करें जैसे, है ना। स्पेशली मुझे वो कैरेक्टर ज्यादा पसंद आते हैं जो किसी की ऑटोबायोग्राफी वगैरह पे काम करते हैं, उनमें एक्ट करते हैं ना प्रॉपर्ली, तो इस तरह के। तो बहुत सही एक्ट्रेस को इन्होंने चुना है, जिनको ताम झाम से कोई मतलब नहीं, दिखावा से कोई मतलब नहीं, अपने काम पे फोकस। जैसे इनका फोकस अपने काम पे होता है, वैसे इन हीरोइनों का काम पे ही फोकस होता है, और कोई लाइट लाइन से दूर रखती हैं ये लोग। चलिए सर, अगला सेगमेंट है। अब आपको ये बताना है कि आपके पसंदीदा गायिका कौन है? गायिका में लता मंगेशकर जी, है ना, को हमें सुनने का सौभाग्य मिला और हमारे मतलब हमने उनको देखा है ना कहीं लाइव। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि उनके कंठ को सुना। तो लता जी आपके जी बिल्कुल बेस्ट गायिका हैं। बिल्कुल। और यदि बात करें बेस्ट गायक की, देखिए मैं ज्यादा गाने सुनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनका सबसे परफेक्ट लगा तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। गायिका गायिका मैं गायक की बात कर रहा हूँ। गायक में मेल सिंगर यदि कोई है तो? नहीं, मेल सिंगर में नहीं, मैंने अभी सुनता नहीं ज्यादा। जाहिर सी बात है, आप इनसे दूर रहते हैं तो हाँ, ऐसा कोई ये नहीं, लगाव नहीं है। लगाव नहीं है मतलब। बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपने सर अभी तक जो मूवी देखे होंगे उसमें सबसे ऐसा बेस्ट मूवी जो आपको बहुत पसंद आया हो? 3 इडियट्स मतलब मेरे को काफी अच्छी लगी थी उसमें। अच्छा, वो हल्के फुल्के मूवमेंट है उसमें, वो है ना, जैसे स्पेशली ना जो जैसे एक टिक 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 मूवी है साउथ की ना, वो बड़ी अच्छी है, वो स्पेस से रिलेटेड है। अच्छा, थोड़ा जादू भी है, मतलब उसमें साइंस भी दिखाई गई है बड़ी जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ना जो साइंटिफिक जो कैसे इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसमें थोड़ी मोटिवेशनल हो या किसी ऑटोबायोग्राफी, तो मतलब बहुत पसंद आती है। अच्छा, जैसे MS धोनी वाली जी की जो पिक्चर थी, वो बड़ी बायोग्राफी जो आई थी, वो बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, इस तरह की। तो अब आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आपके पसंदीदा गाना कौन सा है जो आप अकेले बाथरूम में गुनगुनाना पसंद करते हैं? देखिए मुझे तो है ना बचपन की जो चीजें है ना, जैसे है ना हम होंगे कामयाब, है ना, इस तरह की चीजें जैसे रहती है ना, मतलब। और एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, आप लोगों ने सुनी होगी ना कि उसकी पंक्तियां आती हैं क्या थी, तो सर आप कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना। तो सर आपने बहुत अच्छा गाने का चुनाव किया था, जो गाना आपको प्रेरित करता है, हम होंगे कामयाब। तो इसको क्या गुनगुना सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हो जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत खूब सर। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा कहानी जो एक बहुत ही मुफलिसी में अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए शिक्षक, और केवल पढ़ाई को नहीं जारी रखे हैं, ये अभी भी समाज को आगे ले जाने की बीड़ा उठाए हैं। इनके पास ये आप देख सकते हैं किताबों का जखीरा है, और ये किताबों का जखीरा उनके लिए है जिनको वाकई ज़रूरत है। तो यदि कोई ऐसा दोस्त जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो यदि उनको बुक्स की ज़रूरत है तो विजय सर को आप फ़ोन नंबर पे फ़ोन करें, यहाँ इनसे मिलें। यदि आप मार्केट की बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये आपको फ्री में मुफ्त में किताब देंगे, और उस किताब को आप पढ़ लें, कामयाब हो जाएं। उसके बाद यहाँ लौटाने की जरूरत नहीं है, उस किताब को आप किसी नीडी पर्सन को आगे दे सकते हैं। बहुत खूब सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।